हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों हम पिछले क्लास में क्लास 10 का हिंदी का चैप्टर 3 देख रहे थे, जिसका शीर्षक का नाम है भारत से हम क्या सीखें, और जिनके राइटर हैं मैक्स मूलर। ठीक है, तो हम लोगों ने लेखक परिचय और सारांश पिछले क्लास में हमने देख लिया था। आज हम इसके सभी प्रश्न उत्तर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, किस प्रकार से इसका प्रश्न है और उसका किस प्रकार से उत्तर दिया गया है। तो आइए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रश्न उत्तर। पहला नंबर प्रश्न है, समस्त भूमंडल में सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। प्यारे बच्चों आप लोग ध्यानपूर्वक प्रश्न को सुनेंगे और आंसर को आप लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है कि समस्त भूमंडल में सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। यानी लेखक ऐसा क्यों कहते हैं कि समस्त भूमंडल में सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। भारत के बारे में ऐसा आखिर उन्होंने क्यों कहा। आइए हम लोग देखते हैं, उत्तर देखते हैं। कहता समस्त भूमंडल में सर्वविदा संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। मैक्स मूलर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं के समाधान ढूंढ निकाले गए हैं। उनका कहना है कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान ढूंढ निकाले गए हैं, जो विश्व के दार्शनिकों के लिए चिंतन का विषय है। जो कि किसके लिए चिंतन का विषय है, तो विश्व के दार्शनिकों के लिए चिंतन का विषय है। और उसका समाधान कहाँ ढूंढ निकाले गए हैं, भारत में ढूंढ निकाले गए हैं। यहाँ जीवन को सुखद बनाने के लिए उपयुक्त ज्ञान एवं वातावरण आसानी से मिल जाता है। कहता है कि यहाँ जीवन को सुखद बनाने के लिए उपयुक्त ज्ञान एवं वातावरण आसानी से मिल जाते हैं, जो भूमंडल में कहीं नहीं मिलता। भारत एक ऐसा देश है जहां धरातल पर ही स्वर्ग की छटा उतर गई है ना। यानी कि जहां भारत एक ऐसा देश है जहां धरातल पर ही स्वर्ग की क्या है, छटा रही है। यानी कि धरातल ही क्या है, हमारा स्वर्ग है। कहां, भारत। ठीक है, ये इसमें बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहां हो सकते हैं और क्यों। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहां हो सकते हैं और क्यों। आइए आंसर है, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन भारत के गांव में हो सकते हैं। कहां हो सकते हैं, तो भारत के गांव में हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि भारतीय ग्रामीण संस्कृति में सच्चा भारत निहित है। कहता है भारतीय ग्रामीण संस्कृति में सच्चा भारत निहित है। भारतीय ग्रामीण लोगों में सच्चाई, प्रेम, करुणा, सहयोग की भावना कूट कूट कर भरा होता है। कहता है कि भारतीय ग्रामीण लोगों में सच्चाई होता है, प्रेम होता है, करुणा होता है, दया होता है, दया भावना होती है, सहयोग होती है। ये इनमें कूट कूट कर भरा होता है, जबकि शहरों में ऐसा नहीं होता है। अतः लेखक का कहना बिल्कुल क्या है, उचित है कि गांव में जो है वो सच्चे भारत के दर्शन हमें हो सकते हैं। ठीक है, ये आपका सेकंड का उत्तर रहा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों। भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों। मतलब वांछनीय का मतलब किनको आवश्यक है ना, और क्यों आवश्यक है तो क्यों। आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर कहता, मैक्स मूलर ने भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के आगमन के अवसर पर, यानी कि युवा अंग्रेज जो अधिकारी थे सिविल सेवा हेतु चयनित, उनके आगमन के अवसर पर उनका स्वागत करते हुए अपने भाषण में कहा था, है ना। भाषण में इन्होंने कहा था कि आपको भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है। यानी भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किसको है, तो ये सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज को भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है। क्योंकि भारत एक वैभवशाली संस्कृत देश है। भारत एक वैभवशाली सांस्कृतिक देश है ना, सांस्कृतिक देश है। ज्ञान विज्ञान दर्शन साहित्य
दर्शन, साहित्य, कला तथा सांस्कृतिक गरिमा से परिपूर्ण भारत को समझकर ही आप सर विलियम जोन्स की परंपरा का अनुगमन कर सकते हैं। इन्होंने कहा, मैक्स मुलर साहब ने कहा कि भारत को अगर पहचानना है तो क्यों आवश्यकता है। कहता भारत एक वैभवशाली सांस्कृतिक देश है, यानी कि इस यहाँ पे ज्ञान विज्ञान, दर्शन, साहित्य, कला, सांस्कृतिक गरिमा से परिपूर्ण भारत को समझना है तो इसको समझकर ही आप सर विलियम जोन्स की परंपरा का अनुगमन कर सकते हैं तथा भारत में एक से बढ़कर एक शानदार काम कर सकते हैं। और ये सब समझकर ही भारत में आप एक से एक शानदार काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, बिना इस चीज को समझे आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए लेखक के अनुसार जो है सिविल सेवा है तो चयनित युवा अंग्रेज को ये सब समझने की जरूरत है और उनको ये बताया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। लेखक ने किन विशेष क्षेत्र में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है। लेखक ने किन विशेष क्षेत्र में, यानी किस विशेष क्षेत्र में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है। आइए आंसर देखते हैं। कहता लेखक ने बताया है कि जिन्हें भूविज्ञान में, वनस्पति जगत में, जीव जंतुओं के अध्ययन में, पुरातत्व के ज्ञान में, नीति शास्त्र जैसे विषयों में विशेष अभिरुचि है, उन्हें भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक है ना। भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान किसको किसको आवश्यक है, तो जो वनस्पति यानी कि कहता जो भू विज्ञान में रुचि रखता हो, जो वनस्पति जगत में रुचि रखता हो, जो जीव जंतुओं के अध्ययन में रुचि रखता हो, जो पुरातत्व के ज्ञान नीति शास्त्र में रुचि रखता हो, है ना, इन जैसे विषयों में जो अभिरुचि रखता है उन्हें भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है, आवश्यक है। क्योंकि भारत में इन सब विषयों का अध्ययन करने के लिए उचित वातावरण और ज्ञान का भंडार है। और क्यों आवश्यक है, क्योंकि इन सभी चीजों के लिए वातावरण भारत में क्या है, मौजूद है, उपस्थित है। लेखक कहते हैं कि यदि आप इन सभी चीजों में भी रुचि रखते हैं तो भारत आपको एक जीता जागता संग्रहालय ही लगेगा। अगर आप इन सारी चीजों में अभिरुचि रखते हैं, रुचि आपको है, तो भारत जो है इसके लिए क्या है, बेहतर है। भारत पूरे इसके लिए क्या है, एक संग्रहालय है। ठीक है, जिस प्रकार से संग्रहालय में सब चीज रहता है मौजूद, तो भारत एक प्रकार से क्या है, संग्रहालय है इसके लिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है प्यारे बच्चों, लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया है और क्यों। यानी वारेन हेस्टिंग्स का कौन सा दुर्घटनापूर्ण जो घटना थी उसको हवाला देते हुए कहा है और क्यों कहा है। आइए आंसर देखते हैं। कहते हैं कि जब वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था तो उसे वाराणसी के पास 172 नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मिला था। क्या मिला था, घड़ा मिला था। यानी 172 नामक सोने से भरा एक घड़ा मिला था। तब वारेन हेस्टिंग्स द्वारा 172 दारिस नामक सोने के सिक्के अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में भेजे जाने पर कंपनी के मालिक द्वारा उसका महत्व नहीं समझना। यानी कि हुआ यह था, चलिए पहले इसको देख लेते हैं। समझना एवं मुद्राओं को गला देना दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना कहा है, क्योंकि यह सोने का सिक्का एक धरोहर था, अन्वेषण का विषय था। पर बच्चों ये कह रहा है, ये दुर्घटना ये हुआ था कि वारेन हेस्टिंग्स को खुदाई में 172 दारिस नामक सोने के सिक्के का घड़ा मिला था। ठीक है, 172 दारिस नामक सोने के सिक्के का से भरा घड़ा मिला था, जो कि भारत की ये प्राचीन यानी सिक्कों में से एक था, बहुत ही विशेष महत्व रखता था उसको। और इसने वारेन हेस्टिंग्स ने सोचा कि हम अपने मालिक को भेज देते हैं, और मालिक को यदि हम इसको भेज देंगे ना तो मालिक हमारा खुश होगा और हमको इनाम में कुछ इनाम हमको दिया जाएगा। तो हुआ ये कि वारेन हेस्टिंग्स जब उस 172 दारिस नामक सोने के घड़े को यानी सिक्कों को भेज देता है, तो वहां पर क्या होता है ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कारीगरों द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वहां पे जो निदेशक मंडल होते हैं, वो उस सिक्के के महत्व को नहीं समझता है और उस सारी सिक्कों को क्या करता है, वारेन हेस्टिंग्स से पहुंचने से पहले वो उसको गला देता है। हालांकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण सिक्का था, लेकिन बिना उसके महत्व को जाने ये सिक्के को गला देता है। तो इसे दुर्घटना को हवाला देते हुए ये हमारे मैक्स मुलर साहब कहते हैं। ठीक है, इसी दुर्घटना का ये यहाँ पे विश्लेषण करते हैं। आइए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में
किस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया है, यानी नीति कथाओं के क्षेत्र में भारतीयों को कैसे अवदान किया है उसके बारे में बात करते हैं। उत्तर है, लेखक ने बताया कि नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में भी भारत के कारण ही नवजीवन का संचार हुआ है, यानी नीति कथाओं के क्षेत्र में भारत के कारण जो है नवजीवन का संचार हुआ है, क्योंकि भारत के कारण ही समय समय पर अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित रही है। कहता है क्यों, तो क्योंकि भारत के कारण ही पश्चिम से पूरब की ओर अनेक नीति कथाओं का प्रवाहित हुआ है। यहाँ बड़ी बड़ी बातों को एक छोटे से कहावत के रूप में समेट दिया जाता है। मतलब नीति कथाएं किसको कहते हैं कि बड़ी बड़ी बात को एक छोटी सी कहावत में समेट देना। जैसे शेर के खाल में गधा, शेर के खाल में गधा, नाच न जाने आंगन टेढ़ की कहावत है ना, ये क्या है, नीति कथाएं हैं। बड़ी बड़ी बात, कितना बड़ा बात आपको बोल दिया कि शेर की खाल में गधा, यानी कि बाहर से हम बहादुर बन रहे हैं और अंदर क्या है, गधा की तरह डरपोक है। इसी प्रकार से करा कि नाच न जाने आंगन टेढ़, मतलब कि आपको काम करने नहीं आता और आप काम के बदले जो वहां पे सामग्री है उसको आप दोष दे रहे हैं, ये बताया गया है। अतः हमें यह बात कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण ही नवजीवन का संचार हुआ है, यानी कि ये सब जो कहावत है वो कहाँ का है, भारत का है। तो इसलिए कहा है कि हमें इस बात कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि नीति कथाओं के अध्ययन के क्षेत्र में भारत के कारण ही नवजीवन का संचार हुआ है, यानी कि यहीं से क्या हुआ, शुरुआत हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। आइए प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 7 हम लोग देख लेते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 7 कहता है, भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिए हैं। कह रहा है कि भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण क्या दिए हैं, क्या सबूत दिए हैं कि भारत और यूरोप के बीच व्यापार संबंध थे। आइए देखते हैं। कहता है, लेखक के अनुसार भारत, सीरिया और फिलिस्तीन इन देशों के व्यापारिक अध्ययन के आधार पर प्रमाणित होता है कि हाथी दांत, बंदर, मोर, हाथी दांत, बंदर, मोर और चंदन आदि जिन वस्तुओं के ऑफिस से निर्यात की बात बाइबिल में कही गई है, वह वस्तुएं भारत के सिवा किसी अन्य देश से नहीं लाई जा सकती। यानी कहने का मतलब है कि भारत से, लेखक के अनुसार भारत, सीरिया और फिलिस्तीन इन देशों के व्यापारिक अध्ययन जब किया गया तो वहां पे पाया गया कि हाथी के दांत, बंदर, मोर और चंदन आदि इन सारी वस्तुओं का ऑफिस से निर्यात की बात बाइबिल में कही गई है। वह वस्तुएं भारत के सिवा किसी अन्य देश से नहीं लाई जा सकती। अतः लेखक ने इन सब प्राचीन प्रमाणों को रेखांकित करते हुए भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के बारे में चर्चा किया है कि ये सारी चीजें जो है वो कहाँ मिलती है, भारत में मिलती है, और ये सारी चीज जो है यूरोप में पहुंचा हुआ। इसका मतलब है कि पहले भारत और यूरोप के बीच व्यापारिक संबंध थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, भारत की ग्राम पंचायत को किस अर्थ में और किन के लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बतलाया है, स्पष्ट करें। फिर देखते हैं प्रश्न, भारत की ग्राम पंचायत को किस अर्थ में और किन के लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बतलाया है ना। ग्राम पंचायत को किन के लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बतलाया है, स्पष्ट करना है। आइए देखते हैं, आंसर देखते हैं। लेखक ने भारत के ग्राम पंचायत के बारे में कहा है कि प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली या पंचायत प्रथा को समझाने का बहुत बड़ा क्षेत्र भारतीय ग्राम पंचायत में विद्यमान है, यानी कि भारतीय ग्राम पंचायत में उपस्थित है। जिन लोगों को अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयों के निर्माण और विकास से संबंध प्राचीन युगीन कानून के पुरातन रूपों के विषय में हुए अनुसंधान की महत्ता को समझने की क्षमता प्राप्त करनी है, उनके लिए भारत की ग्राम पंचायत को लेखक ने क्या कहा है, महत्वपूर्ण बताया है। ठीक है, ये आपका प्रश्न नंबर 8 का आंसर है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कहता है, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है प्यारे बच्चों, देखते हैं इसका आंसर।
भारत प्राचीन काल से ही धार्मिक विकास का केंद्र रहा है। कहता है कि भारत जो है प्राचीन काल से ही धार्मिक विकास का केंद्र रहा है। यहाँ धर्म के चार्विक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य क्षीयमान रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिलता है। कहता है कि यहाँ धर्म के चार्विक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य क्षीयमान रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिलता है। भारत बौद्धिक धर्म की भूमि है। भारत कहता है कि बौद्धिक धर्म, भारत बौद्धिक धर्म की भूमि है। बौद्ध धर्म की यह शरण स्थली रही है। कहता भारत जो है वो बौद्धिक धर्म की भूमि रही है और भारत क्या है, बौद्ध धर्म की शरण स्थली है। यहाँ पर बौद्ध धर्म क्या लिए थे, शरण लिए हैं। आज भी यहाँ नृत्य के नए मतांतर प्रकट एवं विकसित होते रहते हैं। कहता है कि आज भी यहाँ नृत्य के नए मतांतर प्रकट होते रहते हैं और विकसित होते रहते हैं। इस तरह से भारत धार्मिक क्षेत्र में भी विश्व को आलोकित करने वाला एक महत्वपूर्ण देश है। कहता है नई नई चीजें जो है इस प्रकार से यहाँ पे होते रहती है। इस तरह भारत धार्मिक क्षेत्र में भी विश्व को आलोकित करने वाला एक महत्वपूर्ण देश है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 10 पर देखते हैं। भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। कहता है भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करना है। आइए करते हैं। भारत अतीत और भविष्य को जोड़ता है। यहाँ मानवीय जीवन का प्राचीनतम ज्ञान विद्यमान है। यहाँ की भूमि प्राचीन इतिहास से जुड़ी रही है। कहता यहाँ की भूमि किससे जुड़ी रही है, प्राचीन इतिहास से जुड़ी रही है। यहाँ की संस्कृत भाषा के द्वारा विश्व को चिंतन की ऐसी धारा में अवगाहन का अवसर मिलता है जो अभी तक अज्ञात थी, है ना। यहाँ कह रहा है कि यहाँ की भूमि प्राचीन इतिहास से जुड़ी रही है, यानी कि प्राचीन से जुड़ी रही है। यहाँ की संस्कृत भाषा के द्वारा विश्व को चिंतन की ऐसी धारा में अवगाहन का अवसर मिलता है, यानी संस्कृत भाषा के द्वारा चिंतन यानी सोचने का ऐसा अवगाहन यानी कि अवसर मिलता है जो अभी तक अज्ञात थी, जो अभी तक क्या था, अनजान था, नहीं पता था। आज की किसी भी ज्वलंत समस्या से निपटने या किसी भी मसला को सीखने या सिखाने की बात क्यों ना हो, भारत के रूप में आपको ऐसी प्रयोगशाला मिलेगी जैसी विश्व में और कहीं नहीं मिल सकती। यानी कुछ भी आपको सीखने सिखाने की बात है तो भारत आपका एक ऐसी प्रयोगशाला है जो कि और कहीं भी नहीं मिलता। अतः भारत बीते हुए कल और आने वाले समय के लिए एक सेतु के रूप में मान्य है। यानी एक सेतु यानी आने वाला कल और बीते हुए कल का बीच एक सेतु का काम करता है। सेतु के लिए क्या है, मान्य है। इस प्रकार ये अतीत और सुदूर भविष्य को क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए हम क्वेश्चन नंबर 10 तक ही एंड करते हैं। ठीक है, और कल इसमें और 5 क्वेश्चन बचा हुआ है, फिर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को आपको देखना है और क्या करना है, लाइक करना है और शेयर करना है और अच्छी प्रकार से आपको समझ करके इसको क्या कर लेना है, याद कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।